किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रख लो आप। नहीं सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आपकी उस पर पहली प्रतिक्रिया, क्या ये सब कुछ सियासी है? आपको लगता है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए राज ठाकरे को इस तरह का हथकंडा अपनाना पड़ रहा है? और औरंगाबाद में रैली के पीछे का मकसद क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी शिवसेना पावर में थे और जोशी साहब उनके मुख्यमंत्री भी थे। उस वक्त उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। जब अब ये सब चीज़ें अचानक उठा रहे हैं और उठाने का मकसद एक ही है कि पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है, ये और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वहां की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, देश की जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत गलत है ये। और तीसरी बात ये है कि आप तमाम लोग जानते होंगे श्याम शरण साहब को। वो भारत के हमारे IFS ऑफिसर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, देश के लिए बड़े इम्पोर्टेंट उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए, देश के बहुत से सीक्रेट्स वो जानते हैं, जियोपॉलिटिकल सिनारियो को समझते हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि ये जो हेट इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत के मुसलमानों में चंद लोग अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो वो कैसा होगा। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये। तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए और रूल ऑफ लॉ, हमारी लोकतंत्र का, वो कमजोर पड़ रहा है। सर, ये बीजेपी की तो बात आपने कही, कल भी हमने आपका एक वीडियो देखा था भाषण करते वक्त, जिस तरह की स्थिति है, आपके आंखों से आंसू झलक आए थे, वो तो बात आप बता ही रहे। लेकिन ये जो राज ठाकरे की खास तौर से राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है दो भाइयों का झगड़ा है वो। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पीस को मेंटेन करने की ये 1 in 3 सरकार जो है, इनकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है, वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे। ये इनको हम इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर 144 धारा लगाई कुछ दिन पहले औरंगाबाद में, और उसके बाद इस तरह की राजनीतिक रैली को इजाजत दी जाती है। दोहरे मापदंड पुलिस प्रशासन या सरकार के आपको लग रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि दंगे भड़क जाएंगे और दूसरी तरफ इस तरह की रैली की इजाजत दी जाती है? आप बोलिए इस बात, ये तो आपका लोकल क्वेश्चन है।
बेसिकली हम तो यही मानते हैं कि शहर के बीचों बीच जो रैली की परमिशन दी गई है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन जानबूझकर ये महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और एनसीपी पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आया है कि ये सांस्कृतिक मंडल के ऊपर है तो ये जगह दी जाए करके। तो अगर शहर में ये जानते हुए कि ईद का माहौल है, इतने सारे लोग बाजारों के अंदर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब बाजार के अंदर है, अक्षय मतलब सारे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए है, और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो। हमने परमिशन दे दिया तो आओ भाषण दो और आपको क्या करने का है करके, तो ये बहुत ही आपको लगता क्यों है कि माहौल खराब होगा राज ठाकरे के स्पीच के बाद में? देखिए ऐसे मुद्दे औरंगाबाद महाराष्ट्र प्रदेश में वो पीस को बरकरार रखे, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमिशन देना नहीं देना वो उनका प्रेरोगेटिव, हमारा नहीं है। अब उनको ये इस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। नहीं, लेकिन आप जिस प्रकार बार बार आपके बोलने में महाराष्ट्र सरकार का जिक्र आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्या आपको लगता है, क्योंकि राज ठाकरे ने उनकी जो गुड़ी पड़वा रैली थी उसमें भी लाउड स्पीकर के बारे में जाहिर तौर पर बात की, जिससे 2 गुटों में हिंसा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर सभा करके ठाणा में ली थी, उसमें भी ली है। तो आपको फिर भी महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद लग रही है क्या इस मामले में? तो आपको लगता है उसी वक्त एक्शन लेनी चाहिए थी, ऐसा लगता है, या आप मांग करना चाहोगे? हमारा मानना ये है, हमारा डिमांड ये है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जहां भी आप परमिशन दे रहे हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सर, इसमें एक बात लिखी गई है कि भाजपा का हिंदुत्व खराब बताने के लिए उनको मुसलमानों पर अटैक करना पड़ा। क्या फिर से बोलिए? भाजपा को उनका हिंदुत्व सही है बताने के लिए उनको मुस्लिम पे अटैक करना पड़ा। फिर बाद में शिवसेना आई, उन्होंने वही नीति दोहराई। अभी मन से भी आकर वही कर दिया। कल जलील साहब आपसे मैंने यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना है सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सॉफ्ट टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रख लो आप। नहीं सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। तो वो कंपटीशन हो रहा है, उसका वो हो रहा है।
सर, एक महाराष्ट्र में एक वाकया हुआ जिसमें नवनीत राणा और जो निर्दलीय सांसद है, आपके साथ ही पार्लियामेंट में काम करते हैं, उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। केवल इतना मेरा समझ गया सबका सवाल। हाँ। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में एक चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सेडेशन चार्ज लगाना एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो चार्ज आप वो सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि उसमें इट हैज टू बी फॉलोड बाय वायलेंस, और वो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट खुद हटाने वाला है, उसको हटा के हियरिंग करने वाला है उसके बारे में। तो सेडेशन चार्ज लगाना मेरे ख्याल से ये लगा दो, डाल दो अंदर, वैसा नहीं है। तो सेडेशन के बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसको अभी देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। मगर उनका ये कॉल करना, मेरे को कोई ना उनसे मोहब्बत है पॉलिटिकली, ना जिसके घर पे जा रहे थे उनसे मेरे को पॉलिटिकली मोहब्बत है। मगर अगर हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं अब इम्तियाज जलील घर के सामने नहीं करूंगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भैया? नहीं सर, आप तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी है होती। आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से किसको कौन रोकते हैं आपको? अगर मैं और इम्तियाज जलील अब एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये। तो आप भी उसको देख के करिए। सेडिशन का चार्ज लगा देना। आप चूंकि मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, ना मैं कोई लीगल ईगल हूं मैं। वो तो मगर मेरे छोटा मोटा जो लॉ मेरे को मालूम, सेडेशन चार्ज लगाने से प्रूव नहीं होता, क्योंकि मुझ पर भी चंद्रबाबू नायडू 1996 में और 98 में मेरे को सेडेशन लगाए थे, प्रूव ही नहीं कर सकते आप, सिवाय इसके कि दगा दिए पेपर में, मीडिया में आप लोग उछाल देते। बट सुप्रीम कोर्ट राइटफुली उसको अभी एग्जामिन कर रहा है। सर, महाराष्ट्र के एपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया में एक बयान दिया था कि जो माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, इस माहौल में अभी ओवैसी की एंट्री होगी और ये माहौल खराब करने की साजिश चल रही है राज ठाकरे, ओवैसी हो या तमाम पार्टियों द्वारा। ऐसा है ना, अब उनको ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब वो पहले बता दे कि बीजेपी में कब जाने वाले हैं वो लोग। तो क्या अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे वोट लेने? अगर उनकी बात सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे क्या फडणवीस को, तू बन जा मैं बन जाऊं? तू दोनों जो शादी कर लिए थे थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए था, घंटों के लिए जो शादी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं था वो मेरे से पूछ के करे थे दोनों। ऐसा हो गया माहौल।